हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? तो मैं भी एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ। तो आई होप सो आप लोगों की भी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मेरा, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज चल रही है। तो आप इस होप सो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख रहे होंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स के हम टॉपिक कर रहे हैं सीरियल वाइज। पंचवर्ष योजना करी है हमने 12 की 12। उससे पहले की प्लानिंग कमीशन करा इंडिया का, ठीक है। अभी हमने योजना आयोग, नीति आयोग करा लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की जो औद्योगिक नीतियाँ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। कौन से समय पे कौन सी औद्योगिक नीति आई थी, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं जिससे आपका टाइम बचे। एंड रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है, ठीक है। ये मैंने नोट्स खुद से बनाए हैं, एनसीईआरटी प्लस अलग अलग लेक्चर लेके मैंने जो भी इनको कंबाइन किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज़। तो 1993 में एक सांख्यिकी मंत्रालय था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी मंत्रालय, ठीक है। तो अब बाद में आज के टाइम पे इसने बताया कि वर्तमान में 5 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ रुपीज़ के आसपास राज्यों राज्यों के एमपी को मिलता है। जो उनको हम कह सकते हैं कि सांसद निधि मिलती है, जिससे वो अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। और 5 करोड़ रुपए मिलते हैं पर ईयर के, ठीक है। 5 करोड़ रुपए पर ईयर मिलते हैं एक सांसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जिससे वो अपने क्षेत्र का जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया है, उसका जो संसदीय संसदीय क्षेत्र है, उसका विकास करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस फंड का यूज़, जो पार्लियामेंट का जो सांसद निधि आता है, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ के एमपी कर रहे हैं? पहले नंबर पे गुजरात, फिर झारखंड और कर्नाटक, ठीक है। तो ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट थी तो मैंने इसलिए बता दी। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे, औद्योगिक नीतियों पे भारत की। तो भारत की 3 औद्योगिक नीतियाँ रही है। एक 1948 की, एक 1948 की रही है, एक 1956 की औद्योगिक नीति, और एक 1991 की। 1991 की तो हमने हमने 9 क्लास में भी पढ़ी है, या 10th क्लास में भी पढ़ी है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, जिसमें लिबरल लिबरल एंड ग्लोबल एलपीजी फॉर्मूले पे जो बेस थी, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उस पर ये बेस थी 1919 वाली। अब हम पढ़ेंगे 1948 की औद्योगिक नीति। तो 6 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1948 को ये औद्योगिक नीति आती है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस टाइम पे होते हैं, ठीक है। वो इस नीति को लेके आते हैं। उन्होंने उद्योगों को 4 भागों में बांटा था। जो हमारी इंडस्ट्री, उन्होंने 4 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक थे सामरिक उद्योग, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री जिनको बोलते हैं, सामरिक उद्योग। बी थे, दूसरे नंबर पर है बुनियादी उद्योग, ठीक है, बुनियादी उद्योग। तीसरे नंबर पर है अनिवार्य महत्वपूर्ण उद्योग, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और डी नंबर पे इन्होंने चौथे नंबर पर अन्य उद्योगों में रख दिया। तो सामरिक उद्योग, इसके अलावा बुनियादी और अनिवार्य और अन्य उद्योग, तो ये 4 मुख्य उद्योग हो गए। अब हम देखेंगे पहले नंबर का, जो सामरिक उद्योग है। इसमें क्या बनाया जाता था, ठीक है। इसमें एक तो शस्त्र व गोला बारूद, जो हमारे वेपन होते हैं, जिनका यूज़ हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर करते हैं, ठीक है, सिपाही करते हैं। तो शस्त्र व गोला बारूद बनाया जाता है। परमाणु ऊर्जा, ऑटोमिक एनर्जी का भारत में विकास किया जाता है, ठीक है। ऑटोमिक एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जाता है सामरिक उद्योग में। और रेल परिवहन, और तीनों के तीनों ही ये किस में थे? ये गवर्नमेंट के अंडर में थे, ठीक है। तो ये सामरिक उद्योग के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे बुनियादी उद्योग। तो पहले सामरिक उद्योग मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे बुनियादी उद्योग, फंडामेंटल इंडस्ट्री जिनको बोलते हैं हम। तो 6 उद्योग हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी, जो पहले इन उद्योगों में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की भी है ये 6 उद्योग, और प्राइवेट कंपनी के भी हैं, और पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो टोटल 6 इंडस्ट्री जो है वो है, पहले नंबर पर है कोयला, दूसरे नंबर पर है आयरन एंड स्टील, तीसरे नंबर पर है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, चौथे नंबर पर है शिप बिल्डिंग, पाँचवें नंबर पर है मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ ईटीसी, ठीक है। शिप बिल्डिंग हो गया, मिनरल ऑयल हो गया। तो ये टोटल 6 इंडस्ट्री हो गई
जो किस में आते हैं, अन्य उद्योगों में आते हैं। कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, वायरलेस, ठीक है, वायरलेस प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल। तो ये 6 चीज़ें हो गई है। अब हम पढ़ेंगे अनिवार्य उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अनिवार्य उद्योग में टोटल 18 उद्योग हैं। किसमें? अनिवार्य उद्योग में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है इसमें टोटल 18 इंडस्ट्री है, जिसमें निजी कंपनियां हैं। गवर्नमेंट कंपनियों को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। ये 1948 की औद्योगिक नीति में था। तो 18 उद्योग में हैवी केमिकल हो गया, शुगर हो गया, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वुलन इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, सॉल्ट, मशीन टूल्स, फर्टिलाइज़र, रबर, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, मोटर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। तो ये सारी की सारी क्या होगी? ये अन्य उद्योगों में आ गए। अब अदर इंडस्ट्री की बात करते हैं हम। ये अनिवार्य उद्योग थे। अब अदर इंडस्ट्री की बात करते हैं, अन्य उद्योग। उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम आया था इंडिया में, ठीक है। प्राइवेट उद्योग विकास एवं विनियमन, ठीक है, ये हमारा अधिनियम, ये एक्ट आया था 1951 में। और प्राइवेट इंडस्ट्री को कंट्रोल करने का इन्होंने प्लान किया था इसमें, कि किस तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करना है गवर्नमेंट के द्वारा। तो 31 अक्टूबर को 1951 को कानून बना था। 31 अक्टूबर 1951 को कानून बना। और ये इन्फोर्स कब से हुआ, लागू हुआ? 8 मई 1952 से। 8 मई 1952 से ये इम्प्लीमेंट हो गया ये वाला कानून, जिसको हम बोलते हैं उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी औद्योगिक नीति। तो 1948 की औद्योगिक नीति हम पढ़ चुके हैं, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लाई गई थी, और जिसमें 4 मुख्य उद्योग थे जो मैं आपको बता चुका हूँ। सामरिक उद्योग हो गया, अनिवार्य उद्योग हो गए, ठीक है, अन्य उद्योग हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। पहली वाली आती है 1948 में, फिर उसके बाद आती है 1956 में, 8 साल बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी लास्ट वाली 1991 में। तो इसमें देखो ये किस पे थी? इसमें इन्होंने कह रखा है कि महालनोबिस मॉडल, औद्योगिक विकास, बाइबल और राज्य पूंजीवाद का ग्रंथ है। तो एक जो महालनोबिस मॉडल है, आपने ध्यान दिया होगा उसमें, जो हमने पढ़ा था। तो इसने बता रखा है कि औद्योगिक विकास जो है वो राज्य पूंजीवाद का ग्रंथ है। अब इसमें हम देखेंगे कि पहले क्या था। इस टाइम पे 1956 में इसमें क्या है, इंडिया में लाइसेंसिंग राज का उदय हुआ, इंस्पेक्टर राज का उदय, और उद्योगों का वर्गीकरण कर दिया गया, इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया इंडस्ट्री का, ठीक है। और बहुत सारी जो जो इंडस्ट्री थी उन पर सरकार का क्या हो गया, सरकार का एकाधिकार हो गया। तो लाइसेंसिंग राज या इंस्पेक्टर राज उसको बोलते हैं, जिसमें हमारे जो अधिकारी हैं वो, मतलब हमें उद्योग धंधे लगाने के लिए लाइसेंस बनाना पड़ता था। और इस टाइम पे खूब ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है, क्योंकि जो ये ऑफिसर थे ये बहुत सारे करप्ट थे और उन्होंने बहुत सारा पैसा खाया। तो ये लाइसेंसिंग राज का उदय 1956 की औद्योगिक नीति के समय हुआ। 17 इंडस्ट्री, पब्लिक जमा प्राइवेट सेक्टर दोनों में मिला के थी, ठीक है। जो टोटल 17 इंडस्ट्री थी उस टाइम पे, 17 इंडस्ट्री अलग अलग। पार्ट 2 में हम देखते हैं 12 इंडस्ट्री, और पार्ट 3 में रिमेनिंग इंडस्ट्री, ठीक है। पहले भाग में देखेंगे हम पब्लिक जमा प्राइवेट सेक्टर, फिर 12 इंडस्ट्री भाग 2 में, फिर भाग 3 में रिमेनिंग इंडस्ट्री बची हुई। तो वर्तमान में सरकार के पास 2 क्षेत्र रह गए, रेल और परमाणु ऊर्जा, ठीक है, इंडियन रेलवे एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और वर्तमान में सरकार के पास सिर्फ इन्हीं 2 ही क्षेत्रों पर इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार रहा, बाकी सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में चले गए, ठीक है। जैसे शस्त्र व गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, लोहा व इस्पात, भारी ढुलाई, भारी मशीनरी, भारी विद्युत उद्योग, कोयला, खनिज तेल उद्योग, लोहा अयस्क, अन्य महत्वपूर्ण खनिज जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, विमान, वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, जहाज निर्माण, ठीक है, शिप बिल्डिंग, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस उपकरण, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन वितरण। तो ये टोटल 17 इंडस्ट्री है, जिसमें से 2 किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, परमाणु ऊर्जा और रेल। महत्वपूर्ण आयोग भी आए थे इस टाइम पे, जो इम्पोर्टेंट कमीशन है। महालनोबिस समिति आई थी 1960 में, इसने आय के वितरण के बारे में बताया। हजारी समिति आई थी 1967 में, लाइसेंसिंग राज्य की समीक्षा करी इसने, ठीक है, रिव्यू करा इसने
जो लाइसेंसिंग राज है क्या वो सही है क्या गलत है, इसमें क्या खामियां हैं। केसी दास गुप्ता का आयोग आया, एकाधिकार की समीक्षा करी इसने। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, शिव सिबिमल दत्त कमेटी आई 1967 में, इसने भी लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा करी। अब परामर्श इन्होंने दिया कि एमआरटीपी का गठन किया जाए, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिशन एक्ट। ठीक है, कि जितने भी ये कंपनियां हैं उन पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए एमआरटीपी एक्ट आता है बाद में 1969 में। एकाधिकार व प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार कानून आया 1969 में। ठीक है, इसी को बोलते हैं एकाधिकार व प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार कानून, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। एमआरटीपी एक्ट लागू हुआ था 1 जून 1970 से, 1 जून 1970 में लागू हुआ था। और राघवंश समिति की सिफारिश पर प्रतिस्पर्धा कानून आता है। तो वो कौन सी समिति थी जिसने बोला कि ये इस तरह का कानून होना चाहिए, तो वो थी राघवंश समिति। और एमआरटीपी एक्ट रिप्लेस बाय कंपटीशन एक्ट 2002। और बाद में जो एमआरटीपी एक्ट था, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया 2002 में। इसकी जगह में कौन सा कंपटीशन एक्ट आ जाता है 2002 में। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। औद्योगिक नीति हम पढ़ रहे हैं 1956 वाली। नई आर्थिक नीति पढ़ेंगे अब हम अगली वीडियो में, 1991 वाली नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करेंगे। और फिर उसके बाद हमारी जो मेन जो इंडियन पॉलिसी है, औद्योगिक नीतियाँ हैं भारत की, 1948 की श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली। फिर दूसरी वाली है 1956 की। ठीक है, जो कि किसने दी थी, राघवंश समिति ने। ठीक है, 1956 वाली। फिर 1991 वाली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एलपीजी पे जो आधारित है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमारे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, उनके कार्यकाल में आती है। और हमारे उस टाइम पे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो फिर नए वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।